Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn another chapter of class 12th English. The name of the lesson is Lost Spring, and these are the stories of stolen childhood. So these are the stories of two different places, and they belong to small kids whose childhood has not gone the way we have lived our childhood. So what was the difference in their childhood and how they suffered and what kind of dream they could never fulfill, this all we will cover in this chapter. So this chapter is written by Anis Jung, and she had spent her childhood and adolescence in Hyderabad, and she received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books also. This is the excerpt which is taken Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो हैदराबाद से बिलोंग करती है अनिस जंग, जिसकी स्टडीज़ जो है वो अब्रॉड यानी अमेरिका में हुई है, और वो चाइल्डहुड को यहाँ बताती है किस तरह से गरीबी में पिस कर रह जाता है. तो उन्होंने वो दो स्टोरीज़ को दिया है किस तरह से ट्रेडिशंस जो होते हैं वो बच्चों को उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं. तो ये हम पहली स्टोरी पढ़ेंगे. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट रैग पिकर्स, जो कचरे में सामान ढूंढते हैं उन बच्चों की. तो उसने उसे टाइटल दिया है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. कहती तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने पूछा. हियर आई इज राइटर साहिब से. दिस इज द नेम ऑफ द चाइल्ड हु इज अ रैग पिकर. जब मैं हर दिन उसे स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड मीन्स यहाँ फाइंडिंग समथिंग वेरी वैल्यूएबल आउट ऑफ गार्बेज इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. जब भी मैं देखती कि साहिब वहाँ कचरे में कुछ ढूंढ रहा है, मैं उससे पूछती तुम सुबह सुबह क्यों आते हो यहाँ, तुम ये सब क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. और वो उसने अपना घर जो ढाका के जंगलों के बीच में था कहीं ग्रीनरी में, उसे अब उसकी याददाश्त भी नहीं है कि वो किस तरह का दिखता था. तो ही इज़ द चाइल्ड हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड ही डिड नॉट रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही हैड लिव्ड ओवर देयर इन हिज चाइल्डहुड. Though still he is a child, but long ago he had come here, so he doesn't have any memory left in his mind about the place where he was born. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती थी कि बहुत एक भारी तूफान आया जो उनके घरों को और उनके मकानों को बहा ले गया और उनके खेतों को. His mother tells him that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए वो गोल्ड इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ थिंग्स वैल्यूएबल्स दैट कैन बी सोल्ड आउट टू अर्न द लाइवलीहुड विच इज़ फाउंड इन द गार्बेज डम्प्स. तो इसीलिए वो कचरा बीनने के लिए अब शहरों में आ चुके थे और उसी से उनका जीवन चल रहा था. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. कहता है मेरे पास करने को कुछ और नहीं है. ही मटर्स मीन्स बड़बड़ाता है. Looking away, go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. उसको मालूम था राइटर को. उसने फ़ौरन इमीडिएटली जो है फ़ौरन से उसको अपनी एडवाइस को रियलाइज़ किया कि वो कितनी हॉलो थी यानी बेसलेस थी, कि वो उसको सजेस्ट कर रही थी कि स्कूल जाओ, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही थी. तो वो स्कूल जाने जैसी चीज़ों के बारे में कहाँ से सोच सकते थे. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. When they build one, I'll go. तो चाइल्ड कहता है कि he doesn't have any school in his neighborhood. जब भी बनेगा तो वो वहाँ जाएगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. मैंने उसको हंसते हुए ऐसे ही मजाक में कहा कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे. Yes, he says smiling proudly. वो खुश हो जाता है और ब्रॉड स्माइल देकर कहता है कि हाँ वो आएगा. A few days later I see him running up to me. Is your school ready? And after a few days she says that she saw him coming to her and was asking कि क्या उसका स्कूल बन चुका था.
It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. और राइटर को अब एम्बेरस फील होता है, वो शर्म से झुक जाती है कि अब उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाई। तो वो उसे बताती है, एक और फेक प्रॉमिस दे देती है कि वो शायद जब बहुत लंबा टाइम लगेगा उसे बनने में तब वो उसे बुलाएगी। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak means which has no future. तो राइटर कहती है कि ऐसी promises इन बच्चों के काले संसार में कई सारे लोग आते हैं, देकर चले जाते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और उनकी लाइफ वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। After months of knowing him, I asked him his name. कहती है राइटर, मैंने बहुत सारे महीने उसे वहाँ से घूमते देखा, तब उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो जब वो अपना नाम बताता है साहिब आलम, आलम इज़ अ उर्दू वर्ड दैट मीन्स द संसार, वर्ल्ड, तो उसे खुद नहीं पता कि उसके नाम का मतलब जो है वो यूनिवर्स का लॉर्ड है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको यकीन भी नहीं आएगा कि नाम का मीनिंग इतना अच्छा है और वो सिर्फ एक रैग पिकर है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends and army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो यहाँ राइटर ने कंपैरिजन की है बच्चों की मॉर्निंग बर्ड्स से, जो फ्लॉक में आती हैं सुबह सुबह और दोपहर तक गायब हो जाती हैं। उसी तरह ये बच्चे वो नहीं जानते उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी स्ट्रीट्स में अपने दोस्तों के साथ आता है। वो आर्मी है जो नंगे पैर घूमती है, तो ये गरीब बच्चे हमेशा नंगे पैर ही घूमते हुए दिखाई देते हैं और वो उन चिड़ियों की तरह आते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीने गुजर गए, उसके बाद मैंने उन सबको पहचानना शुरू कर दिया। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down for the shelf, he answered simply. उसने आंसर दिया कि उसकी माँ ने उन्हें शेल्फ से उतार कर उसको दिया ही नहीं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और एक बच्चा जो दो अलग अलग पैरों में डिफरेंट कलर्स के शूज़ पहने हुए हैं, जो मैचिंग नहीं है, पेयर नहीं है, वो जवाब देता है कि उसकी माँ कहती है अगर वो उन्हें पहना भी देगी तो वो कहीं खो के आ जाएगा। दैट मीन्स दे आर नॉट मच वरीड अबाउट देयर बिलोंगिंग्स एंड इट डजेंट मैटर वेदर दे वेयर द चप्पल्स और नॉट। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. तो वो जब कहती है, मैं जब उस पर मैंने कमेंट किया तो उसने अपने पाँव को पीछे की तरफ कर लिया, और उनमें से थर्ड बॉय ने बोला कि उसे जूते चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज़ उसे कभी भी हासिल नहीं हुआ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो राइटर बताती है कि जब मैंने इस कंट्री में ट्रैवल किया तो मैंने देखा है बच्चे को नंगे पैर इन सिटीज़, विलेज रोड्स, कभी वो शहरों में होते हैं कभी गांव के रोड्स पर होते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो ये राइटर ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि हाँ, कुछ गरीबों की आदत होती है वो नंगे पैर ही घूमते हैं, इवन इफ दे कैन अफोर्ड अ पेयर ऑफ चप्पल्स बट स्टिल दे डू नॉट बाई, दे लाइक रोमिंग अराउंड बेयर फुटेड। तो राइटर कहती है कि वो एक ट्रेडिशन जैसा है कि गरीब हैं तो चप्पल नहीं पहनेंगे इसलिए नंगे पाँव घूमते हैं, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। राइटर कहती है मुझे लगता है यही इसका रीज़न है और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आता। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, या ये हम इसको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन मान लें कि ये जो परपीचुअल मीन्स होता है कंटिन्यूस, लगातार जो गरीबी की स्टेट है जिसमें ये रहते हैं, क्या इसका यही एक्सप्लेनेशन होगा? आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो वो एक जगह उडुपी के बारे में बताती है, एक स्टोरी जो उसने किसी से सुनी थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. वो अपने पिता के साथ जाया करता था जो एक मंदिर में पुजारी थे, और वो where his father was a priest, वो एक पुजारी थे और वहीं पर एक स्कूल था, वो उसमें जाया करता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो वहाँ जाकर एक पेयर शूज़ की हमेशा प्रेयर किया करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation.
राइटर कहती है जब मैं 30 साल के बाद उस जगह पर पहुंची तो वो डूब चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। मैंने देखा उसके पीछे अब वो पुजारी नहीं, कोई दूसरा पुजारी था। उसके घर में रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़। और मैंने देखा उसमें एक बच्चा था जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स और शूज़ भी पहने थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। वो आया और उसने अपना सामान, अपने स्कूल बैग को और अपने सामान को उसने उस पर फेंक दिया फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। और मुझे वो बच्चा याद आ गया उस बच्चे को देखकर जो हमेशा वहाँ पर एक जोड़ जूते के लिए प्रेयर करने आया करता था, और शायद उसको उसकी वो प्रेयर कबूल हो गई हो या उसे एक पेयर ऑफ शूज़ का मिल गया हो। लेट मी नेवर लूज देम। मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। और गॉडेस ने उनकी प्रेयर को सुन लिया था, और उन जैसे बॉयज़ जो कि प्रीस्ट के सन हुआ करते थे अब वो जूते पहनते थे। क्योंकि राइटर ने यहाँ उस बच्चे को शूज़ पहने हुए देखा तो उसे लगा कि अब ट्रेडिशन चेंज हो चुका था और इतनी गरीबी से वो ऊपर उठ चुके थे कि वो एक पेयर ऑफ शूज़ को अफोर्ड कर सकते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। तो राइटर कहती है कि अभी भी शूलेस हैं बच्चों के पास, अभी भी उसके जैसे नेबरहुड में जो आसपास के एरिया में जहाँ पर वहाँ पर उसके पास रैग पिकर्स जो हैं जो कचरा बटोरने आते हैं वो अभी भी जूतों के बगैर ही हैं। दे ऑल आर बेयर फुटेड एंड दे कैन नॉट अफोर्ड अ पेयर ऑफ शूज टिल डेट। माई अक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो राइटर यहाँ बताती है मेरी जान पहचान जो थी ये मुझे उन रैग पिकर्स के बीच में ले जाती है जो कहाँ रहते थे, सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो ये लाइन बहुत डीप है। राइटर कहती है कि ये दिल्ली के पास तो है ये एरिया, लेकिन अगर हम देखें तो मेटाफोरिकली देखें, जो हम कंपेयर करें दिल्ली की लाइफ से तो ये सीमापुरी की लाइफ टोटली ऑपोजिट है। बिकॉज पीपल इन दिल्ली लिव a life which is full of luxuries and they have all the facilities available in there, but Simapuri is a place which is of rag pickers and they don't have even means of survival. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो ये वो लोग हैं सीमापुरी में जो ज़्यादातर रहते हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं जो 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी एक एरिया था जो खाली पड़ा था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी वाइल्ड ही है लेकिन एम्प्टी नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रॉपलिन डिवोइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। और यहाँ पर अभी भी क्या है, मड के स्ट्रक्चर हैं यानी मिट्टी से बने हुए घर हैं, टीन की छतें हैं या फिर उन पर पाल पड़ा हुआ है। जो नालियां हैं और जो पानी है वो नहीं बहता नालियों में, वो सब गलियों में ही बहता रहता है। और यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। किस प्लेस पे, सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। पिछले 30 सालों से बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। Without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। और उनके पास सिर्फ राशन कार्ड हैं जिससे कि वो अपने वोट कास्ट कर चुकें और या फिर ग्रेन को परचेज कर सकें। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एंड आइडेंटिटी। उनके लिए फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी को लेकर वो इतने दुखी नहीं है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि अगर हमारी फैमिलीज़ को यहाँ रहकर रैग पिकिंग करके एक वक्त का खाना पेट भर के खाने को मिल जाता है तो हम उन खेतों में नहीं जाएंगे जहाँ अनाज हम कभी नहीं उगा पाए, उसके बजाय हम इन कंडीशंस में रहने को तैयार हैं। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो राइटर कहती है जब मैंने ये क्वेश्चन किया उनसे कितनी प्यारी जगह, फील्ड्स, रिवर्स सब छोड़कर वो लोग यहाँ क्यों आ गए थे।
So survival for them was very hard in Bangladesh. They did not have even facilities to get the food to fill their stomach, so that they were brought here. The conditions, the situations made them come here and compelled them to come here and stay in such drastic conditions. Even then, going back and staying those places, they were not ready to go, and rather they would like to stay here and fill their stomach, as the place had never fed them. Wherever they find food, they pitch their tents and that become transit home. और जहाँ उन्हें फूड की लगता है मिलेगा, वो वहीं पर अपने चलते फिरते टेंट जो घर हैं वो लगा लेते हैं, और वही उनके ट्रांजिट होम, चलते फिरते घर हो जाते हैं. दे आर द मूवेबल हाउसेज फॉर देम. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब बड़े होते हैं दे ऑल्सो गो फॉर रैग पिकिंग एंड दे बिकम ऑल्सो पार्टनर्स इन सर्वाइवल, मीन्स अर्निंग मनी थ्रू गार्बेज कलेक्शन. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. तो सर्वाइवल का मतलब यहाँ कुछ और नहीं बल्कि केवल क्या है, रैग पिकिंग ही है. दैट मीन्स सिंस लॉन्ग their generations have been working as a rag picker and they have not changed their fates yet. Through the years it has acquired the proportions of a fine art. और यही उनके लिए एक फाइन आर्ट है. लाइक दिस इज द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज एंड सेलिंग देम आउट फॉर द लाइवलीहुड. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड है, बिकॉज दिस इज द मीन ऑफ सर्वाइवल. सो गोल्ड फॉर द रिच पीपल कैन बी a show off, but for them garbage itself is a gold because they can survive they cannot survive without it. It is their daily bread. यही उनका रोज का खाना है. A roof over their heads, इसी से उनके छत पर, उनके सर पर छत है. even if it is a leaking roof, चाहे वो लीक होने वाली भी हो, but for a child it is even more. लेकिन बच्चों के लिए ये इससे भी ज़्यादा है. So students, we will cover this much only. In next part you will be learning part 2 and we will go ahead with that. I hope you understood this part really well. So do subscribe the channels for more update and stay connected. We will soon meet in part 2. Till then, take care.